Hello everyone. So in the previous class we have discussed about the French Revolution and the idea of nation. तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो नेशनलिज्म है और जो नेशन स्टेट है उसका जो पहली बार जो हमें क्लियर कट एक्सप्रेशन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में हमें देखने को मिलता है। और हमने ये भी देखा था कि जो नेशन स्टेट की अगर बात करें या नेशनलिज्म की अगर बात करें तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। और आज का जो टॉपिक रहेगा तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नेशनलिज्म है उसकी जो मेकिंग किस तरह से हुई है, हाउ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इट टुक प्लेस इन यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो किस तरह से है जो बनना शुरू हुआ था, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी ऑफ यूरोप, तो यूरोप का जो मिड 18th सेंचुरी का अगर हम मैप देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो यूरोप का जो मैप है उसमें आपको बिल्कुल भी है जो नेशन स्टेट है जो देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि अगर आप जो मॉडर्न जो मैप अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नेशन स्टेट्स है जो देखने को मिलेंगे, जिसमें जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया या फ्रांस हो गया, तो ये अलग अलग, इटली हो गया, तो ये सारे है जो आपको नेशन स्टेट है जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप है जो मिड 18th सेंचुरी का अगर मैप देखते हो तो उसमें आपको जो नेशन स्टेट है जो देखने को नहीं मिलेंगे। सो व्हाट यू विल सी देयर कि वहाँ पर जो उस जमाने में जो जर्मनी की अगर बात करें या इटली की अगर बात करें या स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो ये जो सारी जो टेरिटरी हुआ करती थी इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स। तो ये जो पूरा एरिया है, जैसे आज जो हमें जर्मनी देखने को मिलता है या इटली देखने को मिलता है या जो स्विट्जरलैंड हमें देखने को मिलता है, फ्रांस हमें जो देखने को मिलता है, तो एक्चुअली यहाँ की जो टेरिटरी थी इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, मतलब कि उस समय डिफरेंट है जो किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ जो डचीज हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हमें कैंटोन्स में वो बटा हुआ था। तो सबसे पहले हमें जो किंगडम्स की अगर हम बात करें तो किंगडम का मतलब होता है जहाँ पर है जो एक सॉवरेन रूलर होता है, जहाँ पर है जो उसकी जो फुल फ्लैच जो टेरिटरी है, तो वहाँ पर एक जो सॉवरेन जो रूलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जिसको हमें जो मोनार्की भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो डचीज की अगर हम बात करें तो डचीज का मतलब होता है कि एक ऐसी टेरिटरी जहाँ का जो रूलर है वो कौन होता है, ड्यूक होता है। कौन होता है, ड्यूक होता है। तो ये जो ड्यूक है वो बेसिकली है जो वो किंग के है जो अंडर में वो क्या करते हैं, काम करते हैं या वो फंक्शन करते हैं। तो पूरी तरह से सॉवरेन नहीं होते, लेकिन वो कुछ सॉवरेनिटी को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो आप यूँ मान सकते हो कि एक किंगडम के अंदर बहुत सारे ड्यूक्स है जो हो सकते हैं, और या एक किंगडम के अंदर आपको बहुत सारी डचीज है जो देखने को मिल सकती है। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें कैंटोन्स की अगर बात करें तो ये जो वर्ड है कैंटोन्स है इसको जो यूज किया जाता है किसके कॉन्टेक्स्ट में, स्विट्जरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में इसको जो यूज किया जाता है। तो कैंटोन का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो स्मॉल जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कैंटोन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो स्विट्जरलैंड इज अ फेडरल रिपब्लिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ 26 कैंटोन्स। ये जो 26 कैंटोन्स है जो मिलकर है जो बना हुआ है। और ये जो डिफरेंट जो कैंटोन्स होते थे इनके पास में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उनके पास में अपनी है जो लेजिस्लेचर होती थी, एग्जीक्यूटिव होता था, साथ ही साथ ये अपनी है जो पुलिस और जो कोर्ट को भी क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा जो यूरोप था मिड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वो है जो एक्चुअली किंगडम्स में बटा हुआ था, डचीज में बटा हुआ था, और वो है जो बटा हुआ था किसमें, कैंटोन्स में वो डिवाइडेड था। अब हम बात करते हैं जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें तो आज का जो रशिया हो गया, जिसमें रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इवन जो बल्गारिया हो गया, जो भी बाल्कन स्टेट है ना, सर्बिया हो गया, बोस्निया हो गया, अल्बानिया हो गया, तो ये सब सारी जो टेरिटरी है जो प्रेजेंट है वो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर है जो आती है। तो ये सारा जो टेरिटरी थी या ये जो सारा जो एरिया था इट वाज अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ये जो पूरा जो एरिया है जो किसके अंडर में था, जो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज हैं उनके अंडर में था। और इस टेरिटरी के अंदर जो बहुत ही डाइवर्स लोग हैं जो यहाँ पर है जो रहा करते थे। ठीक है, और इन लोगों के बीच में जो कोई भी कलेक्टिव है जो आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब कि ये लोग हैं जो आप बिल्कुल है जो आपस में एक दूसरे से है जो डिफरेंट थे, इनमें भी कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, और ना ही इनके बीच में है जो कोई कॉमन है जो कल्चर था। कल्चर से मतलब है उनकी जो लैंग्वेज की अगर बात करें या उनकी हेरिटेज की अगर बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। उनकी लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो, लैंग्वेज हो गया, उनका जो हेरिटेज हो गया, उनकी जो फूड की अगर बात करें तो बिल्कुल है जो ये आपस में एक दूसरे से है जो डिफरेंट थे। ठीक है, और इवन अगर हम बात करें इनकी जो लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो लैंग्वेज भी है जो बिल्कुल डिफरेंट थी। और एंड इवन दे बिलोंग्स टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ये अलग अलग है जो एथनिक ग्रुप्स को है जो बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देके इसको हम समझने की है जो कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम एक एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल हेम्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, तो हेम्सबर्ग एम्पायर के बारे में देखते हैं। तो ये जो हेम्सबर्ग एम्पायर है जो प्रेजेंट डे जो ऑस्ट्रिया और जो हंगरी है वहां पर ये फैला हुआ था। जो प्रेजेंट डे ये जो नेशन स्टेट है ऑस्ट्रिया और हंगरी, वहां पर ये जो एम्पायर है जो एग्जिस्ट करता था। और ये एक तरह से जो पैचवर्क था, मतलब पैचवर्क मतलब कि अलग अलग जो टेरिटरीज है, जो बिल्कुल जो डिफरेंट टेरिटरीज है उससे मिलकर ये है जो बना हुआ था, जिसको हम क्या कहते हैं, हेम्सबर्ग एम्पायर। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो अल्पाइन रीजन है, जिसमें ट्रियोल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, सुदेतरलैंड हो गया, इवन जो बोहेमिया हो गया, तो यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी है, यहाँ की जो एलिट है, वो कौन सी लैंग्वेज को बोलती है, वो है जो जर्मन लैंग्वेज को है जो बोलती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें
जो इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस भी हैं इस हेम्सबर्ग एम्पायर में, जिसमें लोम्बार्डी और विनिशिया हो गया। जो प्रेजेंट डे जो लोम्बार्डी और जो विनिशिया है, इट बिलोंग्स टू इटली। यह जो इटली का है जो हिस्सा है। तो इसमें है जो हेम्सबर्ग एम्पायर में एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो जर्मन जो पॉपुलेशन है जो रह रही है, और दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर जो इटालियन जो स्पीकिंग प्रोविंसेस भी इसके अंदर है जो शामिल है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि इवन जो हंगरी का जो एरिया है, वहां पर जो जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दे स्पोक माइगार, जो माइगार लैंग्वेज है उसको बोलती है। इसके अलावा जो आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है जो हंगरी, प्रेजेंट डे जो हंगरी है, उसमें जो अलग अलग जो डायलेक्ट्स है जो वहाँ के लोग हैं जो बोलते हैं। इसके अलावा जो गैलिसिया एक एरिया है, ठीक है, और यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी है, यहाँ की जो एलिट है, वो पॉलिश लैंग्वेज को यहाँ पर है जो बोलती है। इसके अलावा मतलब ये तो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसीज है ना, जो एलिट जो सेक्शन है, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं, आपको मालूम है किसके बारे में, जो जो कॉमन मास है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो कॉमन जो मास है या जो आम जो लोग हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल है जो डिफरेंट है। एरिस्टोक्रेसीज है, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है जिसको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ है जो आम जो लोग हैं, वो ज्यादातर जो पीजेंट्स हैं, और उनकी अपनी है जो लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं कि जो बोहेमियानियंस हैं और जो स्लोवाक्स हैं, ये है जो नॉर्थ में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो स्लोवेनिस है जो ये है जो कार्निलोना में रहते हैं। क्रोट्स है जो साउथ के अंदर रहते हैं। राउमन्स है जो ईस्ट इन ट्रांसलिनिया में रहते हैं, ठीक है। और ये सभी लोग हैं जो आपस में बिल्कुल है जो डिफरेंट है, और इनके बीच में कोई भी है जो पॉलिटिकल यूनिटी है जो नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक चीज है जो इनको आपस में, जो इन सभी डाइवर्स लोगों को है जो आपस में जो बाइंड करती है, एंड दैट इज दैट देयर वाज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। मतलब कि इनकी कॉमन एलिजेंस थी, इनकी कॉमन है जो निष्ठा थी, किसको लेकर, राजा को लेकर। मतलब कि ये पूरा जो हेम्सबर्ग एम्पायर है, या पूरी तरह से जो आपस में डाइवर्स है। अलग अलग जो उनकी जो मतलब कि इनकी जो एरियाज हैं, वहाँ पर अलग अलग वो लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करते हैं, अपना अपना इनका कल्चर है। लेकिन एक सिर्फ एक चीज है जो इनको आपस में जो वो बाइंड कर रही है, और वो है द कॉमन एलिजेंस टू एम्परर। मतलब कि इनका इनका जो राजा है या इनका जो मोनार्क है, वो एक कॉमन है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कोई भी है जो ऐसी चीज नहीं है जो इनको आपस में जो बांध सकती है। तो अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी इन एरियाज के अंदर, तो जो नेशनलिज्म की जो हम बात करें, नेशनलिज्म द सेंस मतलब जो हम कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो हम बात करें, ठीक है, तो इसका और जो नेशनल स्टेट का जो 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 आइडिया है, ये किससे से इमर्ज हुआ। तो इसके लिए हमें है जो जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Now we are going to discuss about the aristocracy and the new middle class. तो अब हम जो एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम बात करें नेशनलिज्म की बात करें या आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो जो एरिस्टोक्रेसी है और जो न्यू मिडिल क्लास है उनके बारे में क्यों डिस्कस करें। इट मीन्स दे प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो आइडिया है नेशनलिज्म का और जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है उसको प्रमोट करने में जो एरिस्टोक्रेसी है और साथ ही साथ जो न्यू मिडिल क्लास है, इट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो उसको हम समझने की जो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एरिस्टोक्रेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू मिडिल क्लास। तो जैसे आपको मालूम होगा कि जो सोशली और जो पॉलिटिकली अगर देखा जाए, तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट जो क्लास हुआ करती थी, वो थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है जो एक डोमिनेंट है जो क्लास है जो हुआ करती थी, ठीक है। तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से मतलब है कि जो नॉबल्स हैं, जो कि फ्यूडल्स लॉर्ड्स है, उनसे मतलब है जिनके पास में अनाप शनाप है, जो उनके पास में जो प्रॉपर्टी है, स्टेट है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। और ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, दे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। इनका जो एक रहने का एक तरीका हमें देखने को मिलता है पूरे यूरोप के अंदर, भले वो कहीं पर भी रहे, लेकिन उनके जो रहने का जो स्टाइल है, जो रहने का जो उनका एक जो स्टैंडर्ड है, वो पूरे यूरोप के अंदर में एक जैसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम देखें, तो ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, इनके पास में कंट्री साइड में इनके पास में स्टेट्स हैं। स्टेट्स इन द सेंस मतलब उनके पास में काफी ज्यादा जो प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ है जो आपको वहां पर जो टाउन हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो टाउन हाउसेस से मतलब है कि इनके पास में गाँव के में है, इनके पास में जो बड़ी-बड़ी है जो हवेलियाँ है ना? बड़ी-बड़ी है जो इनके पास में जो कोठियाँ। और ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, इनकी जो लैंग्वेज है, जो डिप्लोमेसी के लिए लोग जो लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करते हैं, वो कौन-सी है? फ्रेंच। भले ही वो यूरोप में कहीं पर भी रह रहे हैं, लेकिन जो ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, इनकी जो लैंग्वेज जिन लैंग्वेज को वो इस्तेमाल करते हैं डिप्लोमेसी के लिए, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल फ्रेंच। इसका हम एक एग्जांपल भी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि जब हम बात करेंगे, जब हम इटली के यूनिफिकेशन की हम बात करेंगे, तो सेडिना पिडमोंट है, तो वहाँ के एक है जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनका नाम है कैपोर, जिनका नाम है कैपोर।
तो ये जो कैवोर है, ये थे तो इटालियन, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज की अगर बात करें तो उनकी जो प्रोफिशिएंसी थी या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी फ्रेंच में, वो ज़्यादा थी। ठीक है? इटालियन होने के बावजूद भी है जो इटालियन पे इनकी पकड़ कम थी और जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसके ऊपर उनकी पकड़ है जो ज़्यादा अच्छी थी। तो कहने का मतलब है कि जो एलीट सेक्शन था, एरिस्टोक्रेसी की अगर बात करें, जो एलीट सेक्शन है यूरोप का, वो ज़्यादातर जो ये लोग हैं, ये कौन-सी लैंग्वेज को प्रेफ़र करते थे या डिप्लोमेसी में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे? वो लैंग्वेज है जो कौन-सी थी? फ्रेंच है जो लैंग्वेज हुआ करती थी। साथ ही साथ ये जो लोग हैं जो एलीट जो सेक्शन है यूरोप का, दे वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरेजेस, मतलब आपस में इनके जो शादियाँ हुआ करती थी। ठीक है? तो ये जो सेक्शन था, ये काफ़ी है जो पावरफुल था। क्योंकि ये ज़मीन को है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा है जो पावरफुल था और न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो नंबर्स में ये काफ़ी है जो स्मॉल ग्रुप था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिच और काफ़ी ज़्यादा है जो पावरफुल था। तो ये तो था आपको मालूम है कि हमने बात की किसके बारे में, जो एक ऐसा सेक्शन जो कि नंबर में कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंशियल है। अब हम बात करते हैं जो मेजॉरिटी जो ग्रुप की है जो बात करते हैं। तो जो मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन वो किससे बनी हुई है? वो पीसेंट्री से बनी हुई है। तो ज़्यादातर लोग हैं जो खेती-बाड़ी कर रहे हैं, वो पीसेंट्री है। और जो वेस्ट की अगर बात करें तो यूरोप में जो वेस्ट है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो लैंड है, वहाँ पर है जो टेनेंट काम करते हैं या फिर जो स्मॉल ओनर है जो काम करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि जो टेनेंट का मतलब होता है कि जो ऐसे पीसेंट्स जो कि लॉर्ड्स को या जो नोबल्स होते हैं, उनकी ज़मीन पर है जो काम करने के लिए उनको है जो पेमेंट देते हैं या उनको टैक्स है जो दिया करते हैं। तो इस तरह के जो किसान हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेनेंट कहते हैं। एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड स्मॉलर ओनर। तो ज़्यादातर जो किसान थे या तो छोटे थे या वो किराए पर है जो क्या करते थे? काम करते थे। किसके? नोबल्स के। ये यूरोप का जो कौन-सा पार्ट की मैं बता रहा हूँ, ये वेस्टर्न पार्ट की मैं बात बता रहा हूँ। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें जो यूरोप का जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप है, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ज़्यादातर जो लैंड होल्डिंग्स है, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, वो कौन है? सर्फ, और सर्फ के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो सर्फ बेसिकली देखा जाए तो वो एक तरह से एग्रीकल्चर लेबर्स है या आप उनको बॉन्डेड लेबर कह सकते हो, जो कि लॉर्ड्स के लिए या नोबल्स के लिए है, जो वहाँ पर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल सर्फ। और ये सर्फ है जो एक तरह से अनफ्री पीसेंट है, मतलब कि ये है जो अपनी मर्ज़ी से अपने लॉर्ड्स को या नोबल्स को जो छोड़कर है जो नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है? तो वहाँ पर जो किसान है वो ज़्यादा फ्री है, इफ वी कंपेयर विद द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोप, यू नो। अब हम अगर देखें जो वेस्टर्न पार्ट है और साथ ही साथ जो सेंट्रल यूरोप है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो बढ़ने लगता है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर है जो सेटअप होने लगती है और साथ ही साथ जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो डेवलप होती है, तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि एक न्यू कमर्शियल क्लास है वो इमर्ज होती है। साथ ही साथ है जो नई-नई शहरों का भी है जो हमें इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये जो नई कमर्शियल क्लास थी, इवन ये जो नए जो सोशल ग्रुप्स है जिनका इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है, ये टोटली है जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर है जो डिपेंड करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, वो सबसे पहले है जो सेंचुरी में, जो सेकंड हाल्फ ऑफ द 18th सेंचुरी में इसकी है जो शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की। और वो जो कंट्री था आपको मालूम है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज़ है जो वहाँ पर लगना शुरू हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो फ्रांस हो गया या जो जर्मनी हो गया, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है वो काफ़ी बाद में हुई और ये कब हुई? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो यूरोप में, इंग्लैंड में हुई या जर्मनी या जो फ्रांस में हुई, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि नए सोशल ग्रुप्स हैं, उनका हमें इमर्जेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो नए सोशल ग्रुप्स हैं, वो इमर्ज होते हैं। इसमें जो पहला जो ग्रुप है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ये वो लोग हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ के अंदर या जो इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करते हैं? काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो यूरोप है, ये उसका कौन-सा पार्ट है? ये यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर जो किसान है जो ज़्यादा फ्री थे, तो उसकी वजह से जब शहरों के अंदर नई-नई इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, तो इन्होंने कि तुम्हें काम करना इन्होंने छोड़ दिया। अपने जो लॉर्ड्स से या नोबल्स से उनको उन्होंने छोड़ दिया और वो शहरों की तरफ है जो मूव करने लगे और वहाँ पर है जो इन फैक्ट्रीज़ के अंदर या इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर है जो वो काम करना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक है जो एक जो नया सोशल ग्रुप है जो इमर्ज होता है एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसके अलावा जो दूसरा जो सेक्शन हमें सोशल ग्रुप है जो इमर्ज होता है एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल मिडल क्लास। उसको हम क्या कहते हैं? मिडल क्लास कहते हैं। तो इस मिडल क्लास में जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिज़नेसमैन भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। तो ये जो मिडल क्लास हैं और इवन जो वर्किंग क्लास की अगर हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंस है जो देते थे किसको? लेबर को, है ना? ये काफ़ी ज़्यादा है जो इम्पोर्टेंस है जो लेबर को है जो देते हैं। और इस तरह से ये जो सेक्शन था आपको मालूम है, ठीक है? तो वो डे फ्रॉम द डे वन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये हमेशा है जो जो ये जो एरिस्टोक्रेसीज़ हैं, उनके पास में जो प्रिविलेजेस है बाय बर्थ उसको हमेशा इन लोगों ने क्या किया है? अपोज़ किया और ये हमेशा है जो सेलिब्रेट करते थे या ग्लोरीफाई करते थे किसको? लेबर को। तो लेबर की वैल्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेबर को काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है जो मानते थे। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो एजुकेटेड और जो लिबरल मिडल क्लास है, एजुकेटेड और जो लिबरल मिडल क्लास है,
ठीक है? तो ये जो लोग हैं, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन लोगों में जो आइडिया जो पॉपुलर था, वो था आपको मालूम है अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसिस प्रिविलेजेस। ये सबसे पहले जो जो प्रिविलेजेस थे जो भी एरिस्टोक्रेसिस को प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ उनके भी ये खिलाफ में थे। लेकिन उसके बाद में जो आइडिया इन लोगों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होने लगा एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल द नेशनल यूनिटी मतलब कि सबसे मतलब वो नेशनलिज्म की बात करने लगे, नेशन स्टेट की जो बात करने लगे। ठीक है? ये आइडिया उन लोगों में जो काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर होने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों ये जो मिडल क्लास है या क्यों ये जो लिबरल्स हैं, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म या नेशनलिज्म को वो सपोर्ट करने लगे। तो इसके लिए हमें जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो लिबरल नेशनलिज्म है, इसका मीनिंग क्या है? तब ये जो कांसेप्ट है जो क्लियर होगा कि किस तरह से जो ये एजुकेटेड और जो लिबरल मिडल क्लास है, उन लोगों में जो ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है या जो नेशन स्टेट है, उसको ये क्यों सपोर्ट करते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।